चलो आओ, बाद में लिखना तो समझ तो लो कम से कम। तो आज हम लोग बहुत प्यारा सा पाठ लेसन नंबर 5 जिसका नाम है पृष्ठ रसायन, इसके बारे में पढ़ने के लिए चल रहा है। चलें शुरू करें। देखिए इसमें सबसे पहली बात क्या होगी पृष्ठ रसायन में। देखो सबसे पहला जो बात होगा उसका नाम होगा पृष्ठ रसायन। अच्छा, पृष्ठ का मतलब होता है कि पृष्ठ के ऊपर जो घटनाएं घटित होती है। जैसे यहाँ पर समझिए ये कोई पदार्थ का पृष्ठ है, पृष्ठ है, यही पृष्ठ है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा। जैसे ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं तो ऊपर वाला हिस्सा जो देख रहे हैं पृष्ठ है। ये जो त्वचा है इसके ऊपर वाला हिस्सा जो देख रहे हैं वो क्या है, पृष्ठ है। तो किसी भी पदार्थ के पृष्ठ के ऊपर जो घटनाएं घटित होती है, जब उन घटनाओं के बारे में रसायन विज्ञान की जिस शाखा के द्वारा अध्ययन किया जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं पृष्ठ रसायन। क्या कहेंगे उसको, पृष्ठ रसायन। तो याद हो, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो इसे को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ रसायन कहते हैं। ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के ऊपर जो घटनाएं घटित होती है, जो देख रहे हैं जो घटनाएं घटित होती है, इसी को हम लोग कहते हैं पृष्ठ रसायन। ठीक है, तो नहीं ए बाबा इधर है ना, लेके आओ ना, इन लोगों को दे दो यार, दिक्कतें हो रही है, नहीं बुझाता है क्या कुछ। वो दे दो और ले लो, पानी ले लो, उसके बाद से ऑयल लेते ही। चलो, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा पृष्ठ पर होने वाले घटनाओं के बारे में क्या किया था, अध्ययन किया जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं पृष्ठ रसायन। याद हुआ पृष्ठ रसायन क्या बताइए, समझ रहे हैं ना, का इस तरह बता सकते हैं। तुम लोग के लिए लंच किया गया था, तुम लोग तो पानी पी ही सकते हैं ना, क्यों नहीं पिया आप लोग, इन लोग के लिए दिक्कत है मान आने जाने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अधिशोषण क्या होता है तो सुनो ध्यान से कि जब ठोस, द्रव या गैस के कण पृष्ठ पर आकर के आकर्षित होते हैं, इस क्रिया को कहते हैं अधिशोषण। जैसे मान लो आप देखे भी होंगे कि जैसे पानी है, पानी को किसी के ऊपर गिरा दो, बेंच के ऊपर गिरा दो, तो पानी को जब बेंच के ऊपर गिराते हैं तब पानी के जो कण होते हैं बेंच के ऊपर आ जाते हैं, तो इसी क्रिया को अधिशोषण कहते हैं। चाहे मान लो मार्कर से लिख रहे हैं इसके ऊपर, तो जो उग रहे हैं तो इस क्रिया को जो माने अक्षर जो इस पर चिपक रहे हैं, इस क्रिया को अधिशोषण कहते हैं। तो आपको अधिशोषण का सिंपल सा बात है, किसी पृष्ठ के ऊपर, जैसे पृष्ठ है इसके ऊपर कोई रख दिया आकर चिपक गया इस पर, तो इस क्रिया को अधिशोषण कहते हैं। तो किसी भी पृष्ठ के ऊपर कोई पदार्थ आकर चिपकता है, जो चिपकने की प्रक्रिया होती है, जो चिपकने की क्रिया होती है, उसी को हम लोग कहते हैं अधिशोषण। तो जब ठोस, द्रव या गैस के कण पृष्ठ पर आकर आकर्षित होते हैं, लेकिन अधिशोषण में केवल पृष्ठ के ऊपर ही आकर्षित होते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। बात समझे, केवल पृष्ठ के ऊपर आते हैं, अंदर ही क्या करते हैं, नहीं जाते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, अधिशोषण। अब आ जाओ अधिशोषण, याद हुआ जी, ये ना बता का अधिशोष्य आओ। अधिशोष्य का मतलब होता है, अधिशोष्य का मतलब जो पदार्थ आकर आकर्षित होता है तो इसको क्या कहते हैं, अधिशोष्य। जैसे क्या है ना, पृष्ठ है, पानी के बूंदे इसके ऊपर आई आकर के आकर्षित है पानी के, तो पानी के बूंदों को हम लोग क्या कहेंगे, अधिशोष्य कहेंगे। जो कण आते हैं, जो बाहर से कण आकर चिपकते हैं, जैसे आप कभी देखे होंगे कि अभी होली आ रहा है तो आपके फाटक वगैरह साफ होगा घर का, तो घर के फाटक के ऊपर गंदगी चिपकी रहती है, मिट्टी के कण चिपके रहते हैं। जैसे इसके ऊपर मिट्टी के कण चिपक गए हैं तो इसको हम लोग अधिशोषण कहते हैं। और जो मिट्टी के कण है उसको अधिशोष्य कहते हैं। जो मिट्टी का कण है उसको हम लोग अधिशोष्य कहते हैं। अधिशोषक क्या होता है, जिसके ऊपर जाकर चिपका है, जो पृष्ठ होता है जिसके ऊपर जाकर कोई चिपकता है। जैसे आप लोग का है, जैसे आप लोग मान लो कण है तो आपका अधिशोष्य कहा जाएगा, शर्मा जी। लेकिन आप क्या किए हैं, बेंच के ऊपर बैठे हैं, चिपके हैं, तो जो बेंच होगा अधिशोषक का कार्य कर रहा है, और आप अधिशोष्य क्योंकि उसके ऊपर चिपके हुए हैं। चलिए, तो अधिशोषक का मतलब होता है जिस पर कोई पदार्थ आता है, जैसे आकर चिपकता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। याद हुआ जी। कब देखो इससे होता क्या है, अधिशोष्य छोट बा तो आके चिपकी, अधिशोषक बड़ है तो ऊपर आकर के चिपकेगा। जगह विलायक बा, विलायक पहले से उपस्थित होता है, माने जल उपस्थित होता है, और विलय उसको अंदर आता है बाहर से, वही अधिशोष्य बाहर से आता है, अधिशोषक पहले वो पृष्ठ के रूप में उपस्थित होता है। अब आइए देखो, पृष्ठ रसायन याद, अधिशोषण याद, अधिशोष्य याद, अधिशोषक याद। एक होता है अधिशोषण की क्रिया विधि।
पहले समझा देते हैं हम आपको, समझिए। होता ही है कि जो अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, अधिशोषण की प्रक्रिया में बाहर से जो अधिशोष आते हैं आकर के चिपक जाते हैं। तमाम प्रकार की इसमें उष्मा की आवश्यकता होती है। कुछ अभिक्रिया उष्मा छिपी भी होती है, कुछ उष्मा शोषी भी होती है। तो जो आकर के चिपकते हैं, इसके बारे में जब मन विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं तो उसी का अधिशोषण की क्या करते हैं, क्रिया विधि करते हैं। अब देखो एक चीज़ बताते हैं, जैसे मान लो कोई ठोस है और अगर आप ला करके किसी गैस के इसके ऊपर रख रहे हैं, गैस को और नीचे से गर्म करेंगे, जब आप गर्म करेंगे तो गैस वाष्प पा के गर्म होकर वाष्प बन के उड़ जाएगा। अगर ठंडा रखेंगे तो आकर के आराम से चिपकेगा। तब से प्रश्न पूछा जाता है कि जब हम लोग ताप को बढ़ाते हैं तो अधिशोषण क्रिया घटता है कि बढ़ता है, तो क्या होगा, घटेगा। ताप बढ़ाएंगे ना तो जो गैस के कण होंगे इसके ऊपर चिपकेंगे नहीं, पहले ही वाष्प बन के उड़ जाते हैं। तो अधिशोषण क्रिया क्या होती है, घटती है। कब, जब ताप बढ़ाते हैं तब। तो ही बताओ गैस के काम क्या होला, वो तो यहीं उड़त रहता है। तो उनको अगर ताप देंगे तो तुरंत उड़ जाएगा, तो आके चिपकेगा ही नहीं। तो ये भी आपका अधिशोषण क्रिया विधि है। विशोषण क्या कहता है, विशोषण ही कहता है, देखो अधिशोषण, देखो अधि का मतलब है ऊपर, ऊपर आकर अवशोषित होना, अंदर नहीं जाएगा। बात समझ रहे हो। आप विशोषण का मतलब ही भइल कि जौन चिपकल बा वो बाहर भाग जाना। जौन चिपका है कम माछी मार तलवार उठा कर काट दे उसको। विशोषण का मतलब ये होता है कि जो चिपका है, जैसे चिपक गया है तो इसको कहेंगे अधिशोषण, इसको हटा दिए तो इसको कहेंगे विशोषण। तो किसी भी पृष्ठ के ऊपर जो पदार्थ चिपका होता है, जब उसको हटा देते हैं तो इस क्रिया को विशोषक, अधिशोषक के ऊपर आकर्षित अधिशोषक को बाहर निकाल देते हैं, मनुष्य उसको हटा देते हैं, कहते हैं जाओ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, इस पृष्ठ को छोड़ो। तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं विशोषण। या तो विशोषण जैसे क्या हुआ ना, पानी किसी, जैसे मान लो पेंट है, ये मान लो ये चिपका हुआ है इस पर, और जब इसको हम लोग हटा देंगे यहाँ से तो विशोषण कहेंगे। बात समझे। मान लो लिखा गया है, इसको हमने हटा दिया इसको तो विशोषण कहेंगे। विशोषण का मतलब होता है हटाना। किसी पृष्ठ के ऊपर कोई वस्तु है, कोई चीज़ लिखा गया है, कोई पेंट लगाया गया है, जब आप उसको हटा देंगे, जैसे इसके ऊपर आकर एक कण गिरे थे, इसको आप हटा दीजिए तो इस क्रिया को कहेंगे विशोषण। ठीक है। अब एक होता है अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है अंदर तक जाना। जैसे लिखा गया, पहले समझ लो, किसी भी पदार्थ के अंदर तक द्रव या ठोस या गैस को जाना। कोई पदार्थ है उसके अंदर तक चला जाएगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं अवशोषण। उसको क्या कहते हैं, जैसे रुई का नाम सुने होंगे, रुई के ऊपर पानी जब गिराते हैं ना तो पानी अंदर तक चला जाता है, तो उसमें कौन सी क्रिया होगी, अवशोषण होगी। बात समझिए। अगर मान लीजिए ये, अच्छा आप ये भी सुने होंगे, अलकतरा का तेल देखे हैं क्या आप लोग, तो उसके अंदर जब पानी डालेंगे ना आप, पानी जिसको कोलतार भी कहते हैं, जब आप पानी डालेंगे देखिएगा पानी अंदरवा तक नहीं जाता है, पानिया ऊपर तक रह जाता है आपका, उसके अंदर कभी नहीं जाएगा। हाथ में तो पानी लगा लो, अलकतरा के तेल के गोली बना के रख लो तो कबो ना हाथ में चिपकी। लेकिन अगर तुम मिट्टी के तेल चाहे मान चाहे जो भी है, अगर तुम उसमें पानी नहीं लगाते हो और रखते हो तो पूरा चिपक जाएगा। बात समझ रहे। हम लोग जब छोटे थे तो अलकतरा का तेल लाने के लिए गए थे, ठीक है ना, तो हाथ में लिए खूब, कहे कि लुकवा के लेना था, खूब हाथ में लिए तो ठीक था, तो क्या कि पूरा इथी करके बगली में कस लिए, पूरा बगली में कस लिए। कसने के बाद जब धूप हुआ तो पूरा उसी में पघिल गया, पूरा माने गिल फोका हो गया, पूरा लग गया, लेकिन छूटता नहीं है। ओकरा में वो खूबी बा ना छूटे, पैंट फाड़ वो बिगाइए गई, सब 4,500 के पैंट था, वो खत्म हो गया। चलिए, ये अवशोषण आपका रहा है। तो अवशोषण के बारे में क्या बोला, अवशोषण क्या हो गया, हाँ, तो किसी पदार्थ को अंदर तक जाना। अच्छा ये बताओ कि कपड़ा जो होता है उसमें अवशोषण होता है कि अधिशोषण होता है, क्या बोला, अवशोषण का अधिशोषण ना, और अधिशोषण तो ऊपर रहता है, अंदर तक नहीं जाता। कई घंटा तक रखोगे तब जाएगा, समझ रहे हो। तो अंदर कहाँ जाता है पानी, ऊपर रहता है। हाँ ये क्या हो सके। चला, तो अवशोषण जान गए। एक आपका होता है बाबू भौतिक अधिशोषण। तो अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में कमजोर बल लगता है। देखो बहुत अच्छे तरीके से याद करो। भौतिक अधिशोषण क्या होता है ना, अधिशोष्य
और अधिशोषक के बीच में कमजोर बल लगता है। जैसे इधर सुनो, जैसे अगर आपसे कहें कि धूल के कण है किसी के पृष्ठ पर आकर चिपका हुआ है, तो जब उसको हटाएंगे तो तुरंत हट जाएगा। तो इसका मतलब जो धूल के कण है वो अधिशोष्य है, और जिसके ऊपर चिपका है अधिशोषक है, और इसके बीच में कमजोर बल पड़े तभी तो वो हट गया। एक होता है रासायनिक अधिशोषण। तो देखो रासायनिक में क्या होता है कि अधिशोष्य माने जो कण है, अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में मजबूत रासायनिक बंध पाया जाता है। इसका उदाहरण सबसे अच्छा जानते हो क्या होता है? इसका उदाहरण सबसे अच्छा होता है कि जैसे गाड़ी, जैसे बोलेरो हुआ चाहे ट्रैक्टर हुआ, उसके ऊपर जो पेंट किया गया होता है वो रासायनिक है। खरकोचोगे तो नहीं, छोड़ना चाहोगे तो छूटेगा ही नहीं, बड़ी मजबूत उसमें बंद होता है। और वे देखते हैं उसके ऊपर धूल के कण चिपके हैं तो तनी ऐसे झाड़ दे तो पूरा झड़ जाता है। तो धूल के कण उसके बीच में जो था वो भौतिक अधिशोषण सा कमजोर बल लग रहा था, और जो पेंटवा किया गया वो रासायनिक है, मजबूत बल लग रहा था। और उसको जब खरोचोगे तो हटेगा नहीं। बताओ ये 10 अधिशोषण समतापी, हाँ ये भी जान जाइएगा। अधिशोषण समतापी का मतलब समान ताप पर, मान ताप नियत रखो चाहे समान ताप पर अधिशोषण की जो क्रिया विधि होती है, जब उसको समीकरण के रूप में लिखते हैं, देख लेना, जब उसे समीकरण के रूप में लिखते हैं तो उसे अधिशोषण समतापी कहते हैं। इसे अधिशोषण समतापी कहते हैं समीकरण के रूप में लिखेंगे तो। बोलो ये 10 का टॉपिक आपको याद हुआ? क्या कहा कि हमें इन 10 टॉपिकों के बारे में जानकारी होना ही चाहिए। फ्रांडलिक समतापी वक्र, आप अभी देखे थे कि समतापी अधिशोषण के 2 भागों में बांटा गया है, पहले समझना ध्यान से। बोर्ड में आ गया कि फ्रांडलिक समतापी वक्र का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखो मैंने कहा था कि फ्रांडलिक अंतिम में क्या आया है, तो इसके बात होती है एक, माने जब केवल एक परत बना हो। कितना परत? एक परत बना हो। तो जब एक परत बनता है तो उसका फ्रांडलिक समतापी वक्र का प्रयोग करते हैं। जैसे अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में केवल एक परत बना हो तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रांडलिक समतापी वक्र। और इसके लिए जो आप यूज करते हैं x/m बराबर kp के ऊपर 1/m, x/m बराबर kp के ऊपर 1/m होता है, जब भी आपसे पूछेगा तो। और लैंगमिर समतापी वक्र कहेगा तो कई परतें जब बनती है, एक के ऊपर एक परत, ये 2 परत, ये 3 परत, जब लगातार कई परतें बनती है, तो जब कई परतें बनती है तब इसके लिए हम लोग जो लैंगमिर समतापी वक्र का प्रयोग करते हैं। और थीटा बराबर आपका होता है kp बटा में 1 + kp, जहाँ थीटा आपका ढाल है, k नियतांक है, p आपका दाब है। थीटा ढाल है, k नियतांक है और p क्या है? दाब है। तो 2 प्रकार का होता है, एक फ्रांडलिक समतापी, एक लैंगमिर समतापी वक्र होता है। जब ये बात आपसे पूछेगा तो चीज़ को बताने का पूरा प्रयास करेंगे। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, देखो ताप के प्रभाव घटता है, ताप बढ़ाते हैं तो घटता है, क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो बढ़ता है, और विलय बढ़ाते हैं तो भी बढ़ता है। मैंने अभी जिक्र किया था कि मान लो कोई पृष्ठ है और उस पृष्ठ के ऊपर कोई कण, कोई गैस आकर चिपक रहा है, जब आप इसका ताप बढ़ाएंगे तो ये चिपकेगा ही नहीं, वहीं से वो उड़ जाएगा, तो अधिशोषण की क्रिया घटेगी। तो यहाँ बात है कि जब भी आपसे प्रश्न पूछेगा, जब भी कारक के पूछे, कारक अंग्रेजी में फैक्टर कहते हैं, जब भी कारक की बात पूछे तो ये चीज़ बताएंगे कि जब हम लोग ताप को बढ़ाते हैं तो अधिशोषण की क्रिया घटता है, जब ताप को घटाते हैं तो अधिशोषण की क्रिया बढ़ता है। और यहाँ क्षेत्रफल के प्रभाव में जब क्षेत्रफल को हम लोग बढ़ाते हैं तो अधिशोषण की क्रिया बढ़ता है, जब क्षेत्रफल को हम लोग घटाते हैं तो अधिशोषण की क्रिया भी क्या होता है? घटता है। बाबू क्षेत्रफल बा इतना बा तो कमे आके चिपकी, अधिशोषण कम हुई, इतना कतबा तो अधिक आगे चिपकेगा, तो अधिशोषण क्या होगा? अधिक होगा। तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर अधिशोषण की क्रिया क्या होता है? बढ़ता है। उसके बाद से विलय की सांद्रता के प्रभाव, विलय की सांद्रता की बात होगी तो आप कहेंगे विलय की सांद्रता बढ़ाने पर अधिशोषण की क्रिया क्या होता है? बढ़ता है। तो सारा घटनाएं आपको याद हुई। जब भी बात करेगा कि अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, तो ताप के प्रभाव ये घटता है, ताप बढ़ाते हैं तो बढ़ता है, सारा चीज़ आप इसमें बता सकते हैं। अब जो बातें आपकी हो रही है, अधिशोषण का उपयोग अब कहाँ कहाँ करेंगे ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। पहले उच्च निर्वात उत्पन्न करने में, जैसे मेरे कहने का मतलब है, मान लो यहाँ पर गैसेस सब हैं,
इन गैसों को हटा करके इसको निर्वात कर लेना कि किसी प्रकार के गैस ना हो, किसी प्रकार कोई भी धूल का कण उपस्थित ना हो, किसी प्रकार कोई अशुद्धियाँ नहीं हो, एकदम निर्वात, ना गैस ना कोई वायु, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो उसको उत्पन्न करने के लिए हम लोग अधिशोषण का उपयोग करते हैं। तो निर्वात उत्पन्न करने के लिए हम लोग अधिशोषण का, उच्च निर्वात उत्पन्न करने के लिए अधिशोषण का हम लोग उपयोग करते हैं। गैस मास्क के बारे में पढ़े होंगे, जो कोयले खान में काम करते हैं उनको अनेक हानिकारक गैसों का सामना करना पड़ता है, तो उन गैसों को दूर करने के लिए गैस मास्क का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि हानिकारक गैस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश न करें। उसके बाद होता है आर्द्रता के नियंत्रण के लिए। आर्द्रता का मतलब होता है नमी। जैसे कहने का मतलब है कि सुबह के समय में जब वायु में बहुत अधिक नमी बढ़ जाती है, जाड़ा में देखे होंगे सुबह के समय कुहासा गिरता है, तो उसको दूर करने के लिए, उसको अवशोषित करने के लिए, उसको हटाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अधिशोषण का प्रयोग करते हैं। अक्रिय गैसों के प्रतिकरण के लिए, अक्रिय गैसें जो किसी से क्रिया नहीं करती है, हीलियम, नियान, आर्गन वगैरह होता है, तो उन गैसों को प्राप्त करने के लिए, उन गैसों को अलग करने के लिए अधिशोषण का प्रयोग करता है। रोगों के उपचार में भाई जौन भी चीज़ बनल बा, खूब रोग भइल बा, आज रोग तो बहुत ज़्यादा होता है, आप देखते हो आज तो बीमारी इतना ज़्यादा चल गई कि मत पूछिए। तो रोगों के उपचार में भी आप अधिशोषण का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। उसके बाद से जो बातें आपकी होंगी उत्प्रेरक, तो आप कहेंगे उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को वेग को देख रहे हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रवर्तित कर देते हैं और खुद ये बनते नहीं है बल्कि खाली प्रवर्तित करते हैं। जैसे खावा सोडा है, जब आपको चना या मटर गलाना होता है तो खावा सोडा को उसमें डाल देते हैं, और खावा सोडा जो होता है चना और मटर को गला देता है। तो खावा सोडा जो है एक प्रकार का उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। देखिए नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये अभिकारक है, यह भी उत्प्रेरक है और उत्पाद के रूप में अमोनिया बन चुका है। उत्पाद के रूप में क्या बना है? अमोनिया बनता है। तो आप कह सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर दे, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे? परिवर्तित कर दे। अच्छा, अब सभी लोग जानते होंगे ना, ये जो भाग ले रहा है N2+H2, इसको अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अभिकारक कहते हैं, सबको याद होना चाहिए। हाइजन है, इसको उत्प्रेरक कहते हैं। ये अभिकारक है, ये उत्प्रेरक है, ये अमोनिया बना है। तो अगर कोई कहे समांगी उत्प्रेरक, समांगी का मतलब एक समान, यानी आप कह सकते हैं कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही अवस्था में है। एक ही अवस्था का मतलब या तो दोनों ठोस में होंगे, या दोनों गैस में होंगे, या दोनों द्रव में, अलग अलग नहीं होना चाहिए, दोनों को एक ही अवस्था में होना चाहिए। तो देखिए कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही अवस्था में होते हैं तो उसी को समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे आप सल्फर डाइऑक्साइड ले लीजिए प्लस ऑक्सीजन ले लीजिए, तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन से क्रिया होगी तो नाइट्रस ऑक्साइड और बनता है, तो फिर से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, सब गैस अवस्था में। ये भी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और जो यूनो देख रहे हैं वो भी आपका गैस है। तो गैस की बातें जब होगी तो यही बातें होंगी, इसमें अभिकारक भी और उत्प्रेरक दोनों एक ही अवस्था में होते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरक। समांगी का मतलब समान अवस्था में। क्या भइल बुझाइल? क्या कहते हैं समांगी उत्प्रेरक? जब अभिकारक और हाइजन ऊपरा लिखा जाता है ना, उत्प्रेरक है। अब आइए विषमांगी, इसी का उल्टा विषमांगी। तो जब अभिकारक और उत्प्रेरक अलग अलग अवस्था में होते हैं, जब अभिकारक और उत्प्रेरक अलग अलग अवस्था में होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक वर्धक का जी, देखिए उत्प्रेरक वर्धक का होता है, तो आप कहेंगे इसमें कि जो उत्प्रेरक के क्रियाशीलता को बढ़ा देता है उसी को उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। सुनो ध्यान से। अच्छा, एक एथी देखे अनु विषमांगी का उदाहरण देखे, क्या बना? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, यह अभिकारक है, ये दोनों गैस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन उत्प्रेरक के रूप में आपने Fe का यूज किया है, तो जो Fe होता है ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसीलिए विषमांगी कह रहे हैं, क्योंकि अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों अलग अलग अवस्था में हैं, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? इसलिए हम इसको कह रहे हैं काची। कौन उत्प्रेरक कहेंगे आप? समांगी कहेंगे। अब विषमांगी में तो अलग अलग हो गए। अब एक आपके पास आता है, उसका नाम होता है, सब लोग याद रखेंगे का। नेक्स्ट आपका है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक,
जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। सिंपल सी बात है, जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे, बढ़ा दे। धीरे धीरे वेग चल रही है, उसको डाले और उसने अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया तो उसको हम लोग कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। तो जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है उसको धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे आइए आपका हो गया क्या है, नाइट्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाए, ये वाला नाइट्रोजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, आपने Fe को मिलाया तो Fe जो होता है अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, इसलिए हम इसको धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है, जो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, कम कर देता है, तो उसको ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है। अच्छा, मछली महकती है ना, तो खाइएगा आज खूब, तनी आज पढ़े हैं, खूब खाइएगा। घर है, संडे आज है, खूब खाने वाला दिन आज है। मछली चाहे मीट चाहे जो भी आपका हो। का हाइड्रोजन परऑक्साइड तो आज बनो ही जाता, क्या करना है, बनाओ तो, तू तो बनैबा ना। हाइड्रोजन परऑक्साइड हुआ ये, इसमें क्या मिला देंगे, ग्लिसरीन है ये, तो क्या भाई तो ग्लिसरीन, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनता है। तो देखो ग्लिसरीन जो है ना, उत्प्रेरक 20 के रूप में काम कर रहा है, जो माने ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में काम है। इस क्रिया को क्या करता है, धीमा कर देता है। समझिए, बताओ कौन दिक्कत है में? देखो पढ़ा आओ, देखो आज हम लोग जो बात करेंगे 21 नंबर टॉपिक से लेकर 30 नंबर टॉपिक, बहुत ध्यान से समझो, सुनो। पहला आपका है कि ठोस उत्प्रेरक के मुख्य विशेषताएं। उत्प्रेरक हम लोग जान चुके हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करती है, परिवर्तित कर देती है। अब इसमें एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि जो ठोस उत्प्रेरक की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती है। तो पहला सुनो, पहला आपका होता है सक्रियता। पहला क्या होता है, सक्रियता। जब अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, जब अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है तो इसी को अभिक्रिया का सक्रियता कहते हैं। सक्रियता का मतलब होता है अभिक्रिया का वेग का बढ़ना। कोई अभिक्रिया धीरे धीरे चल रही है, उसमें कोई पदार्थ मिला है यानी उत्प्रेरक मिला है, और जब अभिक्रिया के वेग को बढ़ जाता है, जब अभिक्रिया की वेग बढ़ जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की सक्रियता कहते हैं। तो याद करो, सक्रियता जब पूछेगा तो अभिक्रिया का वेग जब बढ़ जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया का सक्रियता। सक्रियता का मतलब होता है बढ़ना। दूसरा आपका वर्णात्मकता किसे कहते हैं। देखिए, यह रासायनिक अभिक्रिया के दिशा के बारे में बताता है, यानी जो वर्णात्मकता होता है किस दिशा में जाएगी, पश्चिम दिशा में जाएगी कि अग्र दिशा में जाएगी, तो इसके दिशा के बारे में जो वर्णात्मकता होता है वो बताता है। और देखिए जियोलाइट, पूछा कोई जियोलाइट क्या होता है, तो जियोलाइट भी याद करो, यह एक उत्प्रेरक होता है जिसका आकार मधुमक्खी के छत्ते के आकार का होता है, जैसे होता है, समझ रहे हैं। माने जियोलाइट, सुनो, जियोलाइट भी रहता है ना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ाता है, माने तेज़ी से कराता है। तो जो आपसे कोई पूछेगा जियोलाइट, यह एक उत्प्रेरक होता है जिसका आकार मधुमक्खी के छत्ते के आकार के जैसा होता है, और ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ा देता है। आगे सुनो, एंजाइम उत्प्रेरक क्या होता है, पहले इसके बारे में कोई जानो। यह जीवित प्राणियों में पाया जाता है, आपने पढ़ा भी होगा। आप एंजाइम के बारे में बायोलॉजी में भी पढ़े हैं और आज केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं। यह जीवित प्राणियों में पाया जाता है तथा शरीर के अंदर होने वाले सभी क्रियाओं को प्रेरित करता है। मानते हो, हमारे शरीर के अंदर जैसे उत्सर्जन क्रिया होती है ना, उत्सर्जन को भी यही प्रेरित करता है, कौन, एंजाइम। श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन को भी प्रेरित कौन करता है, एंजाइम। पाचन की क्रिया होती है, जितने भी शरीर के अंदर क्रियाएं होती है उन सभी क्रियाओं को जो प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है उसको एंजाइम कहते हैं। हालांकि एंजाइम जो होता है बाह्य स्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अब एंजाइम उत्प्रेरक की विशेषता कह रहे हैं कि जो एंजाइम उत्प्रेरक है क्या विशेषता होता है, उच्चतम ताप। अच्छा सुनो, उच्चतम ताप का मतलब होता है कि जिस ताप पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, जिस ताप पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है तो उसी को कहते हैं उच्चतम ताप। उसी कौन ताप कहते हैं, उच्चतम। और जिस ताप पर उत्प्रेरक की क्रिया बहुत धीमा होती है पीएच कह रहा है ना, तो जिस पीएच पर जो अभिक्रिया होती है बहुत तेज़ी के साथ होती है उसी को हम लोग कहते हैं उच्चतम पीएच।
और विशिष्ट गुण होता है। विशिष्ट गुण का मतलब ये होता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक अम्ल प्रयोग करते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे, शराब बनाने के लिए किस प्रकार के एंजाइम का प्रयोग करते हैं? जाइमेस। और सुक्रोज से ग्लूकोज बनाना होगा तो इन्वर्टेस एंजाइम का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से ये भी होता है। आगे बढ़ो। अब एक शब्द और आपके पास आता है कि जीवित जीवों में ही पाया जाता है। आपका कौन जीवित जीवों में पाया जाता है? एंजाइम उत्प्रेरक। अब सुनिए, अब एक आता है एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाविधि। देखिए बहुत फेमस ये है, कई बार आपसे पूछ देगा। तो देखो, ई का मतलब होता है एंजाइम, एकदम ध्यान से समझना है। ई का मतलब क्या होता है? एंजाइम। एस का मतलब होता है सबस्ट्रेक्स। सबस्ट्रेक माने क्या होता है? अभिकारक। तो सुनो, जब एंजाइम और अभिकारक मिलाते हैं तो एक उत्पाद बनता है ईएस। जब एंजाइम और क्या मिलाते हैं? अभिकारक मिलाते हैं तो एक माने उत्पाद बनता है जिसका नाम क्या होता है? ईएस होता है। और फिर यही ईएस जो होता है ई और पी में टूट जाता है। ई का मतलब होता है एंजाइम और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट में क्या होता है? टूट जाता है। तो इसी को एंजाइम उत्प्रेरक की क्या कहते हैं? क्रियाविधि। तो देखिए ना, एंजाइम है, सबस्ट्रेक्स है, जब मिले हैं तो ईएस बना है। फिर ईएस जो है ई और पी में क्या आ गया? टूट गया है। तो इसी को कहते हैं एंजाइम उत्प्रेरक की काची क्रियाविधि। समझ में आया? अच्छा, अब आपकी बात होगी संदमक की। किसकी बात होगी? संदमक की। तो आप संदमक के बारे में कोई कहेगा तो जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है। भाई संदमक का मतलब वही होता है ना, संदमक का मतलब होता है कम करना। तो संदमक जब भी कहेगा तो जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? कम कर देता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संदमक कहते हैं। याद करो। क्रिस्टलाभ किसे कहते हैं? क्रिस्टलाभ होता है ना ऐसे विलयन जिसे चरम पत्र झिल्ली पर डालने पर वह निकल जाता है, मनार पर निकल जाता है, नमक और जल। एकदम याद रखें, इसका कणों का आकार तो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। माना इतने छोटे होते हैं कि अगर इसको चरम पत्र झिल्ली पर डालो तो चरम पत्र झिल्ली से क्या होते हैं? आर पार निकल जाते हैं। कौन निकल जाते हैं? क्रिस्टलाभ। जैसे पानी और चीनी को घोल दो और उसको चरम पत्र झिल्ली पर डालोगे ना तो आर पार निकल जाता है। और सुनो, कोलाइडी आ जाओ। कोलाइडी, तो कोलाइडी किसे कहते हैं? जो चरम पत्र झिल्ली से बाहर नहीं निकल पाते, जैसे गोद हुआ, जिलेटिन हुआ। इसके कणों का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में। जो कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। याद रखिएगा कोलाइडी के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। परिक्षेपण माध्यम किसे कहते हैं? तो कोलाइडी विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। अच्छा, आप पढ़े होंगे ना विलयन। तब विलयन में आप जल लेते हैं, जल, तो जल की मात्रा अधिक होती है और नमक कम होता है। तो जल जब अधिक होता है तो उसको विलय कहते हैं। याद करिएगा आप लोग। और नमक कम होता है तो उसको विलय कहते हैं। तो उसी तरीके से परिक्षेपण माध्यम है, यानी कोलाइडी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको क्या कहते हैं? परिक्षेपण माध्यम। जैसे जल हो गया, जैसे कहा आ गया जल हो गया। अब एक होता है परिक्षिप्त माध्यम। तो कहेंगे कोलाइडी विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, कोलाइडी विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है, तो उसको परिक्षिप्त अवस्था कहते हैं। और एक होता है द्रवरागी साल। तो द्रवरागी साल में कहेंगे जिसे जल में डालने पर क्या होता है? घुल जाता है। देखो, पहले ही जानो कि द्रवरागी साल वह साल होते हैं जिसके अंदर जो भी पदार्थ होते हैं जब उसको हम लोग जल में डालते हैं तो जल में क्या होते हैं? घुल जाते हैं। जैसे प्रोटीन हुआ, प्रोटीन को जब जल में डालोगे तो क्या होता है? घुल जाता है। तो द्रवरागी नाम से इसको द्रव स्नेही भी कहते हैं। द्रवरागी कहिए या द्रव स्नेही कहिए, जिसको द्रव से स्नेह है, जिसको द्रव से प्यार है, जिसको द्रव से बेतहा मोहब्बत है। तो जब उसको हम लोग जल में डालते हैं तो क्या होता है? घुल जाता है। बोले पूरा याद हुआ? ठीक है, 10 का और हेडिंग है बस उसके बाद से। ठीक है, आओ चलो। तो देखो, पहले हम लोग बात करेंगे द्रव विरागी कोलाइड। अच्छा, विरागी का मतलब होता है बैराग है, उसको जल से मोहब्बत नहीं है। एगो इसके पहले द्रव रागी था जिसको जल से मोहब्बत था। तो कहेंगे कि वह कोलाइडी विलयन जिसे जल में डालने पर वह जल में नहीं घुलता है। जल में डालोगे तो जल में क्या आता है? नहीं घुलता है। जैसे आप इसके उदाहरण में सेलुलोज भी लिख सकते हैं। आपके इसके उदाहरण में वह क्या नाम है? गोल्ड साल भी लिख सकते हैं। गोल्ड साल का नाम सुने हैं? जो सोने का साल होता है। सोना तो घुलता ही नहीं है,
तो उसको हम लोग गोल्ड साल भी कह सकते हैं। तो वह कोलाइडी विलयन जिसे जल में डालने पर जल में नहीं घुलता है। चलो आ जाओ वास्तविक विलयन पर। अच्छा, वास्तविक विलयन का मतलब ये होता है ना कि वह विलयन जिसे विलय और विलाय को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, और उदाहरण में आप जल और नमक कर सकते हैं। अच्छा तो सुनो तनी समझो, माने ऐसे विलयन जिसको माने वास्तविक विलयन का मतलब होता है वह विलयन होता है जिसको हम लोग उसमें विलय और विलाय को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी देखने की कोशिश करेंगे तभी नहीं देख पाएंगे। इतने कण छोटे होते हैं कि उसको अलग अलग हम लोग देख ही नहीं पाते। बात समझ रहे हैं? तो आपके जब भी विलयन की बात करेगा तो वास्तविक विलयन वह होता है जिसमें विलय और विलाय को अलग अलग नहीं देख पाते। एक होता है कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन तो कहोगे इसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। कोलाइडी विलयन जो की बात करेंगे तो इसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। दूध आपका देखें, दूध जो होता है कोलाइडी विलयन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है दूध। प्रोटीन भी होता है। निलंबन आ जाइए, इसमें विलय और विलाय के कणों का आकार लगभग 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। जो विलय होता है उसके कणों का आकार 1000 माने बहुत बड़े होते हैं, उसके अपने नग्न आँखों से देख सकते हैं। जैसे मिट्टी और पानी में माटी मिला दोगे देख लो तो जो मिट्टी के कण होता है उसका आकार 1000 नैनोमीटर से क्या होता है, अधिक होता है। निलंबन के बाद बहुआण्विक कोलाइड। तब बहुआण्विक का मतलब होता है ना छोटे छोटे कण मिलते हैं और छोटे छोटे कण मिलकर बड़े कण का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं बहुआण्विक कोलाइड। छोटे छोटे कण मिलते हैं, मिल करके बड़े कण का निर्माण कर। देखो जब छोटे छोटे कण मिल करके एक बड़े कण का निर्माण करते हैं, इसमें बड़े कणों का आकार क्या ना गई, अच्छा, जिसके कणों का आकार लगभग 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर। माने देखो बहु का मतलब है छोटा छोटा मिलेंगे, इस तरीके से ये छोटे छोटे कण मिलेंगे लेकिन मिल करके एक बड़ा कण का निर्माण कर लेंगे। इसके कणों का आकार कितना होगा, क्या होगा, नहीं लिखे होगा। हाँ 1000 कोनो भी कण भाई लूँ जब उसका आकार 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर रहेगा तो सीधे आप क्या कहेंगे, उसको कोलाइडी विलयन कहेंगे। इधर आओ आप बृहत आणविक कोलाइड। तो बृहत माने क्या होता है ना, इसमें बड़े कणों को तोड़ करके उसका आकार लगभग 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में कर देते हैं, तो उसको बृहत माने बड़ा कण होगा और उसको तोड़ करके इतना छोटा करेंगे कि उससे कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नहीं। देखा बृहत माना होता है बड़ा का तोड़ का छोटा, और बहु का मतलब होता है छोटे छोटे मिलकर बड़े बनेंगे। सहचारी कोलाइड आ जाओ, समझना था नहीं। जब विलयन में कम पदार्थ मिलाते हैं, माने कम पदार्थ माने सांद्रता उसकी कम होती है, तो वह किसका काम करता है, तो वह प्रबल वैद्युत अपघटय के रूप में कार्य करता है, तथा अधिक मात्रा में मिलाने पर वह जो होता है कोलाइडी विलयन की तरह, माने सहचारी कोलाइड की तरह कार्य करने। कम मिलाएंगे तो प्रबल वैद्युत अपघटय के रूप में काम करेगा, अधिक मिलाएंगे तो किसके रूप में कार्य करता है, सहचारी कोलाइड के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ 1 नैनो उसका दो कण का आकार होगा 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में हो जाता है। क्राफ्ट ताप देखिए, तो वह ताप जिस पर मिसेल का निर्माण होता है। मिसेल पढ़े हैं ना, मिसेल वह होता है ना, मिसेल वह होता है जो कि मिसेल वह होता है जो कि कपड़े को साफ़ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तेल वगैरह लगा उसको साफ़ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कोई पूछता है कि क्राफ्ट ताप किसे कहते हैं, तो कहोगे वह ताप जिस पर मिसेल का क्या होता है, निर्माण होता है, उसका क्राफ्ट ताप कहते हैं। क्रांतिक मिसेल ताप वह सांद्रता, माने वह सांद्रता कहेंगे, वह सांद्रता कहिएगा, ठीक है ना, या वह ताप जिस पर मिसेल का क्या होता है, निर्माण होता है। एक होता है साबुन। अब पढ़े हो ना साबुन के बारे में, क्या होला साबुन, पंखा छोड़ना। साबुन का मतलब ये होता है कि साबुन जहाँ बा जहाँ मुझे तो लगा थोड़ा का लेकिन देखना कि खुद को चाहना हो गया। साबुन आपका सूत्र होता है C17H35COO है, क्या कहते हैं, सोडियम स्टीरेट। आज साबुन के अंदर झाग उत्पन्न करने के लिए बिरोजा या रेजिन मिलाया जाता है। कोई पूछ देगा कि साबुन के अंदर जो झाग उत्पन्न होता है किसके द्वारा, बिरोजा के द्वारा। किसके द्वारा, बिरोजा के द्वारा। तन मुलायम से लगाए और इसमें महक उत्पन्न करे खातिर, सुगंध उत्पन्न करे खातिर क्या मिलाया जाता है, चंदन के तेल मिलाया जाता है। अब साबुन के क्या गुण होता है, देखो साबुन में पहले देखो साबुन के गुण की बात करेंगे तो उसमें 10% से अधिक जल नहीं होना चाहिए।
और कह सकते हैं साबुन को मुलायम होना चाहिए। ए सुनो, क्या करे, साबुन को मुलायम होना चाहिए, साबुन को जीवाणु नाशक होना चाहिए, मैं जीवाणु को नाशक कर देने, साबुन को चिकरा होना अब साबुन को खुरदारा नहीं होना चाहिए, कहीं रगड़ो तो चलो गोज और उखड़ जाओ जा, ऐसा नहीं होना चाहिए। साबुन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक नहाने वाला साबुन और एक कपड़ा धोने वाला साबुन, समझे। नहाने वाले साबुन का सुनो, नहाने वाले साबुन का प्रयोग हम लोग नहाने के लिए करते हैं, और कपड़ा धोने वाले साबुन का प्रयोग हम लोग कपड़ा धोने के लिए, समझे, वह कपड़ा धोने वाला होता है।